हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 211 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 211 के बारे में। ये कहता है आरोप की अंतर्वस्तु। अब आरोप क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, आरोप और अपराध दो अलग अलग चीजें होती हैं। अपराध जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाए न्यायालय के द्वारा, तब यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति अपराधी है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वह अपराधी नहीं है, उस पर सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ऐसे समय में जब उस पर आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, तब यह कहा जाएगा कि वह व्यक्ति आरोपी है। अपराधी कब बनेगा वह? अपराधी तब बनेगा जब उस पर न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है अपराध, आरोप की, अपराध की नहीं, अपराधी की नहीं, आरोपी की। तो आरोप की अंतर्वस्तु, आरोप की अंतर्वस्तु यानी कि जो आरोप पत्र बनाया जाएगा। आरोप पत्र क्यों बनाया जाएगा? आरोप पत्र इसलिए बनाया जाएगा ताकि आरोपी व्यक्ति तक समन भेजा जा सके, वारंट भेजा जा सके, या कुछ बातें ऐसी लिखी जा सकें जो आरोपी व्यक्ति को समझ में आ सके कि उसके ऊपर किस अपराध के लिए आरोप लगाया गया। आरोप की अंतर्वस्तु, आरोप में क्या क्या लिखा जाएगा, आरोप पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, इसके संबंध में है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन जिसका अभियुक्त पर आरोप है, यानी कि उस अपराध का कथन किया जाएगा आरोप पत्र में जिस के लिए अपराध का कथन किया गया है, यानी कि अभियुक्त के ऊपर उस अपराध का आरोप है, उसका कथन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कहा गया कि यदि उस अपराध के सृजन करने वाली विधि द्वारा कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप पत्र में आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं, देखो भारतीय दंड संहिता में बहुत सारे ऐसे दंड दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसी धाराएं दी गई हैं जिनके अंतर्गत दंड दिए जाते हैं और उसके लिए कोई नाम भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे धारा 302 हत्या है ना, इसके अलावा धारा 376 बलात्कार, ऐसे नाम निर्दिष्ट कर दिए गए हैं, नाम उनके रख दिए गए हैं। तो यदि नाम रख दिए गए हैं तो नाम के अनुसार, और यदि नाम नहीं रख दिए गए हैं तो उसके लिए अगला पॉइंट नंबर 3 दिया है। यानी कि पॉइंट नंबर 2 ये बताता है कि यदि कोई स्पेसिफिकेशन करके नाम रख दिया गया है, तो कोई आरोप का, कोई अपराध का नाम रख दिया गया है, तो वो अपराध का नाम इसमें लिखा जाएगा जो इस संहिता के अंतर्गत बताया गया। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि उस अपराध के सृजन करने वाली विधि द्वारा विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी कि अभियुक्त उस बात की सूचना से समझ जाए कि उस पर किस प्रकार का आरोप है। यानी कि अभियुक्त को समझ में आ जाना चाहिए कि उस पर किस प्रकार का आरोप है। इतनी परिभाषा उस अपराध की लिखनी पड़ेगी कि भैया तुमने ये वाला अपराध किया है। यदि अपराध का नाम नहीं है तो, और अपराध का नाम है तो अपराध का नाम लिखना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है वह विधि और विधि की वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है आरोप में उल्लेखित होगी। यानी कि आरोप के साथ साथ उस धारा का विवरण भी होगा जिस धारा के अंतर्गत वो अपराध किया जाना संभव है या आरोप जिस पर है। मान लेते हैं चोरी, अब किसी ने कह दिया भैया चोरी का आरोप है, तो चोरी के आरोप के लिए, चोरी के अपराध के लिए, आरोप के लिए नहीं, चोरी के अपराध के लिए कौन सी धारा बताई गई है? तो चोरी के अपराध के लिए धारा 378 बताई गई है। तो जो भी लिखा जाएगा आरोप पत्र में, तो उसके साथ जो आरोप लगाया गया है, जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उस अपराध की धारा भी उसमें लिखी जानी चाहिए और लिखी जाएगी। ये कहता है क्या? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि वह विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिसमें अपराध बनता है
उसकी विशिष्ट मामले में पूरी की गई है। यानी कि ऐसे तथ्य जिस पर आरोप बनता है समतुल्य है, यानी कि विधि के अनुसार भी उसमें विवरण दिया गया है। कोई भी बात समझ सकते हैं अपन आराम से उसको। किस प्रकार से? मान लेते हैं कि धारा 398 एक अपराध है। अब उस अपराध के लिए जो भी बात बताई गई है उसके अंतर्गत वो चीज वहां पर लिखनी पड़ेगी, वो चीज बतानी पड़ेगी कि भैया ये अपराध इस प्रकार का किया गया है, पॉइंट नंबर 5 के अनुसार। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में लिखने के बजाय आरोप को जो है न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। होता क्या है कि साधारण बोलचाल की भाषा में यदि अपराध के विवरण लिखे जाते हैं, आरोप के विवरण लिखे जाएंगे, तो इसमें होगा क्या कि साधारण बोलचाल की भाषा में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, जबकि न्यायालयीन भाषा में ऐसा नहीं होता है। न्यायालयीन भाषा इस प्रकार की होती है कि उसको सब तरह से डिफाइन कर दिया जाता है, इसके बाद उसका यूज किया जाता है। तो वो वाली जो भाषा है उस भाषा के अनेक अर्थ नहीं निकल सकते, इसलिए जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे वह न्यायालय की भाषा में लिखे जाएंगे, न्यायालय की भाषा में उनको बताया जाएगा। मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में या व्यक्तिगत भाषा में उनको नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भाषा के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसी भाषा भी हो सकती है जिसके 2 अर्थ निकलते हों, इसलिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा? न्यायालय की भाषा का उपयोग किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 कहता है, क्या कहता है कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले से दोष सिद्ध कर दिया गया है और बाद में भी वो पश्चातवर्ती अपराध के लिए भी ऐसा पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड या भिन्न प्रकार का दंड का भागी है। मतलब इसको पहले समझ लें आप, ये क्या चीज है? ये इस प्रकार का है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा अपराध भी होता है कि यदि उसने अपराध की पुनरावृत्ति करी है, यानी कि पहले भी उसने वो अपराध कर दिया था, बाद में भी वो अपराध कर दिया गया। अब अपने कानून में इस प्रकार के विवरण भी दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति वह अपराध करता है तो उसको जो है 2 साल की सजा दी जा सकती है, लेकिन यदि वह अपराध की पुनरावृत्ति करता है, यानी वही अपराध वह दोबारा करता है, तो उसको सजा ज्यादा दी जाएगी। 2 की जगह 3 साल, 4 साल, 5 साल इस प्रकार की सजा भी उसको दी जा सकती है। अश्लील वस्तुओं के मामले में है ना, यदि कोई अश्लील वस्तुओं के मामले में इस प्रकार की धाराएं दी गई हैं। कैसी? कि यदि कोई व्यक्ति किसी अश्लील वस्तु को किसी बालक को दिखाता है तो पहली बार दिखाने पर उसको कम दंड है, लेकिन वह अपराध की पुनरावृत्ति करता है, दोबारा से वही हरकत करता है, तो फिर उसको जो है ज्यादा दंड दिया जाएगा। यही वाली बात यहाँ पर लिखी गई है, क्या? कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने के किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड, वर्धित यानी बढ़ा हुआ दंड, या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसा पूर्व दोष सिद्धि उस दंड के प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए, उसे न्यायालय के पश्चातवर्ती दंड देना ठीक समझे तो पूर्ववर्ती दंड के तथ्य, यानी पहले से जो अपराध किया गया है उसके जो है तथ्य वो बताए जाएंगे, तारीख बताई जाएगी कि पहले कब किया गया था, स्थान बताया जाएगा कि पहले कौन से स्थान पर किया गया था। इस प्रकार के कथन भी उसमें लिखे जाएंगे। और यदि ऐसा कथन रह गया है, मान लो कि लिखने से रह गया है, तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी भी समय उसे जोड़ सकेगा। यानी कि न्यायालय ऐसे दंड को जोड़ सकेगा, ऐसे जो पहले से दंडित किया गया था उसका दंड भोगा जा चुका था, लेकिन उसने वैसी हरकत दोबारा की तो उसके लिए ज्यादा दंड के प्रावधान थे, तो इसलिए वो पूर्ववर्ती धाराओं के पूर्ववर्ती दंड के अंतर्गत, पूर्ववर्ती अपराध के अंतर्गत जो भी काम किया गया था उसको न्यायालय के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। यदि उसको पहले नहीं जोड़ा गया तो बाद में जोड़ करके शामिल कर लिया जाएगा। तो ये हमने समझा आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में, कहने के आरोप का जो पत्र तैयार किया जाएगा उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप अगली धारा का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अगली धारा का वीडियो मिल जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।